स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर हम लोग बात करें कौन सा है तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आप लोगों ने कभी भी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जाना है, एटलीस्ट आपने ये भी नहीं जाना है कि सिंधु घाटी सभ्यता होती क्या है, फिर भी बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आज ये वीडियो जहां से स्टार्ट होने वाला है और जहां एंड होगा, अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लिया तो कोई भी कंफ्यूजन आपका सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर नहीं होने वाला है। ठीक, तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, इसमें हम लोग मैप का भी यूज करने वाले हैं, प्रमुख स्थलों को भी देखने वाले हैं, इसकी खोज कैसे हुई, इसके खोजकर्ता कौन से थे, इसका विस्तार कितना है, इसके प्रमुख स्थल कौन है, इसके समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी विश्व की। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से आज हम लोग इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। ठीक, अगर वीडियो ज्यादा बड़ा न हुआ तो मैं पूरा कवर कर दूंगा, अगर वीडियो ज्यादा बड़ा होने लगा तो एक वीडियो हम लोग इस पर और लेके आने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को चाहे आप लोग सब्सक्राइब करें या ना करें, चाहे आप लोग वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को जिस बेसिस पे मैंने तैयार किया है, जिस तरह से मैं आप लोगों को प्रेजेंट करने वाला हूं, आई होप कि आप लोगों के माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी से टॉपिक पर आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि जो हिस्ट्री है इसे हम लोगों ने 3 कालखंडों में बांटा था। पहला था हमारा, यहां मैं लिख देता हूं, अगर आप लोग नए हैं तो नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। ठीक, मैं बहुत जल्दी आप लोगों का रिवीजन भी करवा दे रहा हूं। ऐतिहासिक काल, ठीक, प्रागैतिहासिक काल, यह एक ऐसा कालखंड है जहां पर कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही हमें निर्भर होना पड़ता है। उस कालखंड को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं और उसके तहत आता है हमारा पाषाण काल, जिसे हम लोग पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। यह एक ऐसा कालखंड है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं, लेकिन इसकी लिपि जो है, जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, आज तक कोई भी पुरातत्वविद या फिर कोई भी इतिहासकार इसे पढ़ नहीं पाया है। तो इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, वह आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है और इसी के अंतर्गत आता है आपका कौन सा? सिंधु घाटी की सभ्यता। थर्ड पे आता है आपका ऐतिहासिक काल। यह एक ऐसा कालखंड है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन्हें सही तरीके से पढ़ा गया है, उसे हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल, जिसके तहत आता है वैदिक सभ्यता। और उसके बाद चाहे आप लोग ले लीजिए प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तीनों इंट्रो था, आप लोग समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं। इसके तहत आता है पाषाण काल। ठीक, लक्षण मैंने आप लोगों को बताया, ऐसा कालखंड जिसके बारे में केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हैं, वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यह है सिंधु घाटी की सभ्यता। आज हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके तहत आता है आपका कौन सा? इसमें आ जाएगा आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न। ठीक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास इसके अंतर्गत आता है। तो इसके माध्यम से आप लोगों ने क्या समझा? अभी हम लोग इसी पर आने वाले हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हमें तैयार करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन फैक्ट आप लोगों को क्लियर मिलेंगे। बहुत सारी चीजें नई सीखने के लिए आपको मिलेंगी। विथ मैप में आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ, उसका विस्तार कितना था, कौन से प्रमुख स्थल हैं, खोज कैसे हुई, उसके समकालीन जो सभ्यताएं थी जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता जिसे नील नदी की सभ्यता बोलते हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि इन सभ्यताओं से हमारी सभ्यता किस तरह से भिन्न थी। ठीक, और इसके कई नाम हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं, उन पर भी हम लोग जाएंगे। लेकिन अब हम लोग
यहां से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने समझ लिया, हम लोग बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की, जिसमें हमारा आता है सिंधु घाटी सभ्यता। यह इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जहां लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। तो आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी उठेगी कि सर इसे फिर हम जाने कैसे, जब इसके लिखित साक्ष्य हैं उन्हें हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने पता कैसे लगाया। तो देखिए, जो हिस्ट्री है यह हमेशा अपने आप को बदलता रहता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं, और जहां तक मेरी उम्मीद है आप लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता या फिर आद्य ऐतिहासिक काल को समझ लेंगे। ऐसा कालखंड जिसमें साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन हमें पता नहीं है उनका उपयोग कैसे होता था या वह किस बेस पर बनाए गए थे। ठीक, चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं अपना। मैं आज आप लोगों को वीडियो शूट कर रहा हूं। यहाँ वीडियो आप लोग मेरा देख रहे हैं। मेरा रूम है, पीछे व्हाइट बोर्ड लगा है, मेरे हाथ में मार्कर है, ट्राइपॉड पर फोन लगा हुआ है, वीडियो फोन में शूट हो रहा है। ठीक, कुछ ऐसा हो जाए अचानक से भूस्खलन वगैरह हो जाए कि ये पूरा का पूरा जो मेरा कमरा है, रूम है, पूरी तरह से कम 1000 फीट की गहराइयों में चला जाए, और आज के 15 से 20 हजार वर्षों बाद धरती पर कोई नया जीव आए। नया जीव मतलब कि जो मानव सभ्यता है यहाँ खत्म हो जाए, कोई नई सभ्यता, यहाँ पर कोई नया जीव आ जाए और वो लोग उत्खनन करें और उन्हें यही रूम मिल जाए। तो इसमें जो चीजें उन्हें मिलेंगी, उन्हें ये तो नहीं पता है ना कि जो मेरे हाथ में मार्कर है इसका यूज मैं करता था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जिस ट्राइपॉड पर यह फोन लगाया गया है उसका यूज हम लोग वीडियो शूट करने के लिए करते थे। ये सब उन्हें नहीं पता होगा। 20,000 साल बाद बहुत कुछ बदला रहेगा, नए जीव होंगे, नई चीजें सब कुछ होंगी। ठीक, तो जब उन्होंने इसका उत्खनन किया तो यहां से उन्हें मार्कर मिला, तो उन्होंने कहा कि उस जमाने के लोग एक प्लास्टिक की चीज थी, फाइबर की, उसे यूज करते थे। क्या पता ये उनका हथियार रहा हो, उन्हें ये नहीं पता है कि हम लोग इससे पढ़ते थे। ट्राइपॉड पर उनका हाथ गया, उन्होंने कहा कि ये कोई टिन या लोहे की चीज है, इसका उपयोग भी वो लोग हथियार के रूप में करते थे। लकड़ी का सामान मिला तो वो अपने हिसाब से मत लगा के बोलते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस चीज का उपयोग वो लोग ऐसे कर रहे हो। तो ठीक इसी तरह से हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता को एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे धौलावीरा है, गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा में हमें यह साक्ष्य मिलता है कि वहां पानी का बहुत सही तरीके से उपयोग किया जाता था। तो हम लोग कहते हैं कि वहां उस समय के लोग पानी बचाने के लिए या फिर उसका उपयोग करने के लिए बहुत ज्यादा सजग रहते थे। अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहां एक मूर्ति मिली है, तो लोग कहते हैं यह एक साधु की मूर्ति है, लेकिन क्या पता वह मूर्ति किसी और चीज के लिए बनाई गई हो। एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है, लोग कहते हैं यह डांसिंग गर्ल है, नर्तकी है, क्या पता वह जो मूर्ति बनाई गई है किसी और चीजों के लिए बनाई गई है। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं कि क्या पता, मैं संशय क्यों क्रिएट कर रहा हूं इसमें, रीजन यह है कि लिखित तौर पर कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है कि यह जो मूर्ति है वह एक साधु की है, यह जो मूर्ति मिली वह एक डांसिंग गर्ल की है। तो इस तरह से हम लोग अपने बेसिस पर इसे निर्धारित कर लेते हैं। वही पूरा कालखंड हमारा कहलाता है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसकी लिपि गूढ़ होने की वजह से हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं, अपने हिसाब से सारे तर्क देते हैं। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि जो हम लोग आज वीडियो शूट कर रहे हैं, जिस कालखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है, केवल अनुमान के आईने में हम लोग जाकर चीजें क्लियर कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब आएंगे बोर्ड पर। यहां से हमारी क्लास स्टार्ट होती है, बेसिक आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए आते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो आकार है, भौगोलिक स्थिति है, यह त्रिकोण है, ट्रायंगल की तरह है। ठीक, त्रिभुज के आकार का है। अगर आप लोगों से प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भौगोलिक स्थिति है या भौगोलिक आकार है, क्या वह आयताकार है, क्या वह घनाकार है, क्या वह त्रिभुजाकार है, तो जी हां वह त्रिभुजाकार है। ऐसे इस तरह से है, ऐसे, यह भी नहीं कि पूरा त्रिभुज है। मैं अभी मैप पर इस चीज को दर्शाऊंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग इसके विस्तार के बारे में। पहले भूमिका अगर हम लोग समझना चाहें तो भूमिका यही थी जो हम लोगों ने अभी बात की कि किस कालखंड में पड़ता है और ये क्या है, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक,
ये जो बात हमारी हो रही है आज से कम 4000 साल पहले की बात हो रही है। कम से कम 4000 साल पहले की बात हो रही है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है वह 2300 ईसा पूर्व के करीब बताया जाता है। यह फैक्ट एनसीईआरटी का मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, जो मैं आप लोगों को सन बताऊं, ईयर बताऊं, वर्ष बताऊं, या फिर जो फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं नंबर के रूप में, उसमें कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बुकों में चीजें अलग अलग दी गई हैं। तो उस पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। जो कंटेंट मैं दूंगा मैं एनसीईआरटी से देता हूं और आयोग हमेशा एनसीईआरटी को मानता है। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम कौन सा था? तो 2300 ईसा पूर्व के करीब था। तो उधर का हम लोग अगर 2300 साल जोड़ लें और ईसा के बाद हमारा क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, इसे जोड़ लें तो टोटल 4000 वर्ष होता है। तो आज हम लोग 4000 पहले के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। 4000 वर्ष पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग अब देखेंगे क्या, भौगोलिक विस्तार। ठीक, मैं हेडिंग जैसे बना रहा हूं वैसे आप लोग लिखेंगे, भौगोलिक विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। अभी हम लोग ना तो खोज पर बात कर रहे हैं ना तो नाम पर, पहले भौगोलिक विस्तार हम लोग समझ लें कि जिस सभ्यता को हम लोग पढ़ रहे हैं वह कितने क्षेत्रों में विस्तृत थी या फैली हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला है कि यह क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर आप लोग जानते भी हैं तो ध्यानपूर्वक केवल मेरी बात को सुनिए। गारंटी है कि वीडियो के लास्ट तक आप लोग एक बहुत बड़े इतिहासकार बन सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। ठीक, तो चलिए आते हैं। चीजें ज्यादा बड़ी हो गई क्या? भौगोलिक विस्तार अगर हम लोग समझें तो देखिए, यह है तो ट्रायंगल के स्वरूप का, मतलब त्रिभुजाकार है, लेकिन हम लोग जब इसे समझेंगे तो इस तरह से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक, यह आप लोगों को पता होगा। यह क्या है? यह उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पूर्व है और यह पश्चिम है। ठीक, अब हम लोग इसका भौगोलिक विस्तार देख रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है, या जो पश्चिमी बॉर्डर है इसका उसमें कौन सी नदी बहती है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहले इसका विस्तार देख लेते हैं। ये जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका जो विस्तार है वह कितने किलोमीटर का है, तो मैं आप लोगों को बता दूं वह है, सॉरी, ये है 1400 किलोमीटर का। कितना? 1400 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक। और अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम इसकी बात करें, पूर्व से पश्चिम, तो यह कितना है? यह हम लोगों ने कितना देखा था? 1400, और यह है 1600 किलोमीटर। ठीक, और अगर आप लोग दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा क्षेत्रफल का अगर आप लोग निकालें कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था वह पूरी तरह से उसका क्षेत्रफल कितना था, तो वह आपको पड़ेगा कम से कम 22,99,600 वर्ग किलोमीटर। मैं आगे लिखूंगा। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं कि उत्तरी इसका छोर कौन सा था, दक्षिणी कौन सा था, या पूर्वी स्थल कौन सा था, पश्चिमी स्थल कौन सा था। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर से। तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है मांदा, मांडा नहीं मांदा, मैं यहां लिख रहा हूं। उत्तरी स्थल इसका है जम्मू कश्मीर में मांदा। कहां पड़ता है यह? तो जो वहां पर एक नदी बहती है चिनाब, कहां पर? चिनाब नदी इसका बॉर्डर बनाती है। अगर ऑप्शन में चिनाब नहीं है तो आप लोग रावी भी लिख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन में ऐसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर किस नदी द्वारा अलग होता है, और ऑप्शन में चिनाब न दिया हो तो आप लोग रावी को टिक करेंगे। अगर चिनाब और रावी दोनों दिया है तो आप चिनाब को करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। दक्षिण में आते हैं तो उत्तर में है जम्मू कश्मीर। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर सबसे अफगानिस्तान में पड़ता है। जो 1500 स्थल खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उसमें से 1000 स्थल कहां पर पड़ते हैं? भारत में। 500 पड़ते हैं कहां पर? पाकिस्तान में। उनमें से 2 स्थल अफगानिस्तान में पड़ते हैं जो इंडिया के ऊपर है। लेकिन हम लोग बेसिक तौर पर यही मान के चलते हैं कि भारत में इसका विस्तार यही है। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा तक चिनाब नदी, दक्षिण में कहां तक है? यह महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र में कौन सी जगह पर? दाइमाबाद, दाइमाबाद नामक एक जगह है वहां पर। और नदी कौन सी है अगर हम लोग देखें महाराष्ट्र में, तो वह है गोदावरी। उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा तक नदी कौन सी पड़ी? चेनाब या फिर रावी। दक्षिण में महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र में दाइमाबाद, जिसे दैमाबाद भी बोलते हैं, वहां पर गोदावरी नदी तक यह विस्तृत है। ठीक, पूर्व की तरफ अगर हम लोग आए तो यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में। जगह कौन सी है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नदी आप लोगों से पूछता है तो नदी है हिंडन। ये नदी कई बार पूछी गई है, क्योंकि जब आप लोग मैप पर, अभी मैं आप लोगों को ये मैप पर भी दिखाऊंगा, इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैं मैप बनाऊंगा और ट्राइंगल के रूप में मैं वहां दर्शा के चारों छोर लिखने वाला हूं। स्ट्रेस मत लीजिए, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक, तो यहां पर दो नदियां हैं, गंगा और यमुना, लेकिन हिंडन नामक एक नदी है जो यमुना की सहायक नदी है, वो थी इसकी पूर्वी छोर। उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में हिंडन नदी है जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर है। पश्चिमी छोर पर आते हैं तो यह पड़ता है पाकिस्तान में। कहां? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में। और जगह का नाम क्या है? जगह है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ठीक, यहां घोड़े की नाल के साक्ष्य मिले हैं। बहुत डीपली हम लोग देखने वाले हैं, बस वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। ठीक, नदी कौन सी है? तो यहां पर बहती है दास्क नदी। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करने वाला हूं, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना है? 1600 किलोमीटर। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है? तो यहां उत्तर प्रदेश में आलमगीर पड़ता है, जहां पर हिंडन नदी है। पश्चिमी छोर अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है सुतका गेंडोर। कौन सा? सुतका गेंडोर। और उसके लिए नदी कौन सी है वहां पर? तो दास्क नदी है। ठीक, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि कई बार यहां प्रश्न बने हैं। तो चारों हम लोगों ने देख लिया। उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांदा है जो चेनाब या रावी नदी के किनारे है। उसके लिए भी मैंने बताया कि चेनाब ऑप्शन में कब टिक करना है, रावी कब करना है। अगर ऑप्शन में चेनाब नदी नहीं है, केवल रावी है। ठीक, कौन सी नदी? चेनाब नदी नहीं दिया है, केवल रावी दिया है, तो आप लोग रावी को टिक कर देंगे। और अगर दोनों दिया है तो आप चेनाब को टिक करेंगे। ठीक, दक्षिण में महाराष्ट्र में दाइमाबाद और नदी कौन सी है? गोदावरी। तो इसका आप लोगों ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार देख लिया। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो यह है 2,99,900 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 2,99,600 है। ठीक, 2,99,600 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल। अब एक प्रश्न और बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का तटीय क्षेत्र कितना था? मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो कहां से लगता है? सागर या महासागर से लगता है। जैसे हम लोग भारत का भौगोलिक विस्तार पढ़ते हैं या नहीं? जैसे कहां पर पड़ता है? गुजरात का गुहारमोता और गुजरात का गुहारमोता और अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, उसके बाद इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल, उत्तर दक्षिण हो गया। तो इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम लोगों ने देख लिया। पूरा भारत का क्षेत्रफल 32,84,000 जो हम लोग पढ़ते हैं वो हो गया इसका कितना? 22 लाख 2,99,600 नहीं, ये 22 लाख है, 22,99,600 है। ठीक, माफ करिएगा, 22,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है।
इन डाटाओं में आपको कई जगह डिफरेंट मिलेगा, लेकिन जो चीज मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो 1400 हो गया, 1600 हो गया, 22,99,600, ये सब एनसीईआरटी का डाटा है, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक, तो इस तरह से हो गया। इसी तरह से भारत का हम लोग जैसे पढ़ते हैं उसकी तटीय सीमा कितनी है, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की अगर तटीय सीमा की बात करें, मैं साथ में लिख दे रहा हूं, आप लोग अलग कर लेंगे। तटीय सीमा है 1300 किलोमीटर। ठीक, देखिए पूर्व से पश्चिम 1600, उत्तर से दक्षिण 1400, पूरा क्षेत्रफल जितना हम लोगों ने ये देखा, पूरे क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वो है 22,99,600 वर्ग किलोमीटर, अर्थात कि कम से कम 23 लाख किलोमीटर के करीब, 23 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गया इसका सिंपल सा परिचय। अब हम लोग चलते हैं मैप पर और समझेंगे कि कौन सा स्थान कहां पर दर्शाया गया है। आइए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा मुझे पता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। ठीक, चलिए अब बनाते हैं हम लोग एक छोटा सा मैप। मैप तो आप सबको पता है, जियोग्राफी भी मेरा वीडियो देखे होंगे। मैप में इतने अच्छे तरीके से बनाता हूं कि अगर इंडिया का व्यक्ति ना हो तो समझ भी नहीं पाएगा कि यह इंडिया का मैप है। ठीक है, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें यहां से है। ठीक है, कितना बड़ा बना रहा हूं, छोटा तो नहीं हो गया ज्यादा, बन गया, कैसा भी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है क्या, पाकिस्तान। ऐसे है नहीं, पाकिस्तान हो गया। और यहां पर ऐसे इंडिया से भी बॉर्डर शेयर करता है कौन, अफगानिस्तान। और यहां से लगा है ईरान। अफगानिस्तान यहीं तक है और यहां से लगा है ईरान। तो मैं आप लोगों को यह चीज समझाने वाला हूं कि जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि भारत में जो यह सिंधु घाटी सभ्यता थी यह त्रिभुजाकार थी, और तटीय सीमा सब हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए यहां से शुरू होता है ऐसे करके, ये जो पूरा क्षेत्रफल आपको दिख रहा है ना, ये कहां का है, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब यहां पर आप लोग आराम से दर्शा सकते हैं। ये मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, आप लोग बोलिए सबसे पश्चिमी छोर कौन सा था, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, यहां से ईरान का बॉर्डर शेयर होता है। सबसे दक्षिण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, महाराष्ट्र का दाइमाबाद। दाइमाबाद MH, महाराष्ट्र का। नदी कौन सी थी, गोदावरी। सबसे पूर्वी स्थल यहां पर आएगा, अगर ऐसे करके बनाए तो सबसे पूर्वी यहां पर कौन सा, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। नदी कौन सी है, हिंडन नदी है। सबसे उत्तरी यहां पर पड़ेगा, कहां है यह, जम्मू कश्मीर में मांदा। कौन सी नदी, चेनाब नदी, ऑप्शन के तौर पर रावी। ठीक, ये चीज हम लोगों ने अभी देखा। सुतका गेंडोर में कौन सी नदी है, तो यहां पर है आपकी, वहां हिंडन हो गई, गोदावरी हो गई, चेनाब हो गई, और यहां है दास्क रिवर, दास्क नदी। तो भौगोलिक विस्तार मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। मैंने यह मैप इसलिए बनाया कि आप लोग अगर एग्जाम में मेंस के क्वेश्चन में यह चीज ऐसे बनाकर अगर आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे तो एग्जामिनर आपको 100% नहीं फिर भी 95% के करीब मार्क्स आपको यही आपका मैपिंग देखकर दे देगा। ठीक, चलिए अब बात आती है तटीय क्षेत्र। जैसे हम लोगों ने देखा यह तटीय क्षेत्र पूरा कितना है, 1300 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारा अब खत्म होता है सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। इसकी खोज कैसे हुई, आइए बहुत ही आसान भाषा में सही तरीके से इसी तरह से समझते रहेंगे। आई होप कि आप लोगों के समझ में चीजें आ रही होंगी, क्योंकि देखिए मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, यह वीडियो अपलोड होगा तब आप लोग देखेंगे। ठीक,
तो उम्मीद है कि पिछले वीडियोस की तरह समझ में आ रहा होगा। अगर चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में भी रिप्लाई आप लोगों को बराबर देता हूं। ठीक, तो कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, अन्यथा आप लोग वीडियो को देखते रहें। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोगों ने पहला क्या देखा, भौगोलिक विस्तार। ठीक, ये हम लोग क्लियर कर चुके। अब हम लोग देखेंगे क्या, खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसके लिए भी आप लोगों को थोड़ा कहानी के तौर पर मैं चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर जब मैं बोलूंगा तब आपको चीजें लिखनी है। चलिए, भारत में आज के 100 साल पहले किसका शासन चल रहा था? आज के 100 साल पहले कौन शासन कर रहा था? तो उस समय शासन अंग्रेजों का चल रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ज्यादा पुरानी नहीं है, मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। 1921 में दयाराम साहनी के माध्यम से वैधानिक तौर पर इसकी खोज की गई थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो वो थे हमारे जॉन मार्शल। उनके निर्देशन पर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। मैं लास्ट में वहां आऊंगा, बट मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा 100 साल पुरानी खोज हुई है इसकी। बस सभ्यता तो 4000 वर्ष पुरानी है, लेकिन खोज इसकी आज के 100 साल पहले ही हुई है, अभी भी की जा रही है। कुल 1500 स्थलों की खोज की गई है। ठीक, चलिए पॉइंट पर आते हैं। खोज, पहला पॉइंट, खोज में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले 1826 में, कब? 1826 में चार्ल्स मेंसन। एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बस ध्यान पूर्वक रहिए। क्या हुआ 1826 में, जब भारत में अंग्रेजों का शासन पूरी तरह से आ चुका था, शासन चल रहा था, तो यह जो सिंधु घाटी सभ्यता एक टीले की तरह वहां पर था। तो चार्ल्स मेंसन ने उस टीले की खुदाई की तो उन्हें ईंट की प्राप्ति हुई। ठीक, कब की बात है? 1826 में चार्ल्स मेंसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने सिंधु घाटी सभ्यता के टीले की खोज करवाई, तो वहां ईंट की प्राप्ति हुई, पकी हुई ईंट की। लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, मैं बताऊंगा क्यों, जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद 1854 से 1856 के बीच में क्या होता है कि कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अब आप लोग ये मत कहना पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का विभाजन भारत से ही हुआ है। तो पहले लाहौर, कराची ये सब भारत में आते थे। तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, अपनी माइंड मत लगाइए, यहां पर देशभक्ति मत दिखाने लगिएगा आप लोग कि नहीं वो तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए बस। 1826 में चार्ल्स मेंसन ने वहां से एक ईंट की प्राप्ति की, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। 1854 में 54 से 56 तक जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के व्यक्ति थे। उनकी अध्यक्षता में रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था, लेकिन उसमें जो प्रमुख निर्देशक थे, काम करने वाले, वो थे ब्रंटन बंधु। तो उन ब्रंटन बंधुओं ने वहां पर क्या पाया कि ईंट की बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुई, प्राप्ति हुई। उन ब्रंटन बंधुओं का नाम क्या था? जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। नाम याद रखेंगे क्योंकि कई बार प्रश्न बना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं फिर से। 1826 में चार्ल्स मेंसन नामक व्यक्ति ने वहां पर ईंट की प्राप्ति की, कोई उस पर बात नहीं की गई। 1854 से 1856 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम की अध्यक्षता में वहां पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसमें 2 ब्रंटन बंधु थे। एक का नाम क्या था? विलियम ब्रंटन, और दूसरे का नाम क्या था? जॉन ब्रंटन। ये दोनों भाई थे, दोनों ने वहां से ईंट की प्राप्ति की। अब देखिए, ये अंग्रेज इतने शातिर, इतने बदमाश लोग थे, इतने बेकार कह सकते हैं इन लोगों को, इन्होंने इस सभ्यता पर ध्यान नहीं दिया। अगर ये लोग उसी समय खोज करवा देते, जैसे 1826 में चार्ल्स मेंसन को मिला था, 1854 और 1856 के बीच में रेलवे ट्रैक के समय अलेक्जेंडर कनिंघम की अध्यक्षता में ब्रंटन बंधुओं को मिला, अगर उसी समय ये लोग इसकी खोज करवा देते तो कहीं ना कहीं उन्हें यह डर था कि हमारी जो सभ्यता है इस सभ्यता से नीचे हो जाएगी। क्यों?
मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं, ये मेरा क्या मानना है। वो क्या चलाते थे हमेशा, व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी चलाते थे कि जो भी होगा गोरे लोगों का होगा, हमसे ऊंचे भारतीय नहीं दिखाए जाने चाहिए। तो जब उन्हें ईंट की प्राप्ति हुई तो उन्हें लगा होगा कि यार ये तो बहुत पुरानी सभ्यता है, आज के 2000 साल पहले की सभ्यता है, और भारत में उस समय ईंट का प्रयोग किया जाता था। लेकिन उस समय हमारे यहां लोग तो ईंट जानते भी नहीं थे। ईंट की खोज तो आज के 100-200 साल पहले हुई है, लेकिन आज के 3-4 हजार साल पहले भारत में ईंट का प्रयोग होता था। तो उन्होंने इसे पूरी तरह से दबा दिया कि भारतीय सभ्यता हमसे बहुत पुरानी सभ्यता है, इसके बारे में अगर हम लोग खोज करने लगेंगे तो इंडियन कल्चर हमसे बहुत ऊपर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। दो लोगों के बारे में हम लोगों ने बात की, चार्ल्स मेंसन 1826, ब्रंटन बंधु, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। ये लोग कब के हैं, 1854 से 56 के बीच में, जब वहां पर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। ठीक, क्लियर हो गया पॉइंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वैधानिक तौर पर इसकी खोज कब की गई, तो वैधानिक तौर पर इसकी खोज की गई 1921 में, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल ने खोज करवाने की बात की, एक समिति बनाई। उसमें इनके निर्देशन से दयाराम साहनी ने इसकी खोज की और पहले स्थल की खोज इन्होंने की हड़प्पा। तो इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। जितनी चीजें मैं बोला हूं पहले मैं नोट डाउन करवा दूं, वरना मुझे पता है कि मेरे बोलने पे आप लोग नोट डाउन नहीं किए होंगे, क्योंकि मैंने खुद मना किया था। चलिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, उसके बाद हम लोग नामकरण पर आएंगे। पहला 1826 में चार्ल्स मेंसन, दूसरा 1854 से 56 के बीच में रेलवे लाइन, शॉर्ट में लिखूंगा, कहां से कहां तक, कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। किसके मार्गदर्शन में, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम की अध्यक्षता में रेलवे लाइन का काम किया जा रहा था। लेकिन ब्रंटन बंधुओं को वहां पर खोजकर्ता माना जाता है, क्योंकि यही वहां पर कार्य कर रहे थे। ब्रंटन बंधु कौन कौन से थे, विलियम ब्रंटन, और इसके बाद आते हैं जॉन ब्रंटन, जॉन ब्रंटन। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। देखिए ईयर आप लोग जरूर याद रखेंगे, 1826, 1854 से 56। अब आता है तीसरा 1921 में। कब, 1921 में किसके द्वारा, यहां मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा क्योंकि यह वैधानिक खोज थी। सिंधु घाटी सभ्यता की ही खोज करने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने एक समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष कौन बनाए गए, जॉन मार्शल। मेरे साथ लिखते रहिए आप लोग। 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जॉन मार्शल थे, और इनके निर्देशन पर दयाराम साहनी ने वहां पर खोज करना प्रारंभ किया। और सबसे पहले जिस स्थल की इन्होंने खोज की उसका नाम था हड़प्पा, है नहीं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, सुरकोतडा, सुतका गेंडो और बहुत सारे स्थल हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में प्रश्न अगर बना कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, तो साल 1921 में दयाराम साहनी द्वारा सर जॉन मार्शल के अध्यक्षता में कौन सा स्थल था, हड़प्पा सभ्यता। याद हो गया, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं अब नामकरण पर, बाद में नोट करिएगा। चलिए हम लोग देख लें क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है।
अब देखिए यहां से आप लोगों को नामकरण के बारे में जानना है। बेसिक चीजें मैं क्लियर करूंगा बहुत सही तरीके से, लास्ट तक रहिएगा। पहला नाम, इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। आप लोग कई जगह सुनते होंगे हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम इसे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ये नाम क्यों पड़े। तीसरा कहते हैं सरस्वती घाटी सभ्यता। अब कहेंगे सर ये कहां से आ गई सरस्वती। चौथा कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। पांचवा इसे कहते हैं नगरीय सभ्यता भी इसे बोलते हैं। क्या? पांचवें में कहते हैं इसे नगरीय क्रांति। ये नहीं भी लिखेंगे तो इंपॉर्टेंट नहीं है। नगरीय क्रांति सभ्यता। मार्कर की स्याही शायद खत्म हो रही है। चलिए अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं। वो तो अभी आप लोगों ने देखा कि साल 1921 में जब वैधानिक तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने की बात की गई तो उस समय सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जिस स्थल की खोज की उसका नाम था हड़प्पा। तो उस समय एक लोक रीति थी कि जिस स्थल का पहले खोज किया जाए उसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम रख दिया जाए। तो इसका नाम रख दिया गया क्या? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि इसकी खोज के बाद जब खोज आगे बढ़ी तो ज्यादा से ज्यादा जो स्थल मिले वह सिंधु नदी के किनारे मिले, तो उसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलने लगे। अब कहते हैं सर सरस्वती सभ्यता क्यों कहा। चलिए मैं एक छोटा सा यहां पर मैप बनाता हूं। मैप की बहुत जरूरत पड़ती है। यहां से कोई मतलब नहीं, मतलब हमारा यहां से है। ठीक, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र कहां है? सिंधु नदी यहां से निकलती है राक्षसताल, ये हो गया अरब सागर। ठीक, ऐसे नहीं है, मैंने क्या बताया था, पाकिस्तान भी बना दूं वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक, ऐसे है, बहुत लंबी खींच दी है क्या? यहां से ऐसे जाके यहां अरब सागर में मिल जाती है। ये पूरा अरब सागर का एरिया है। और जो कौन सी नदी है, हम लोग सरस्वती के बारे में समझ रहे हैं, ये पड़ता है नेपाल और यहां से निकलती है गंगा नदी और वे ऐसे करके जाके कहां मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। यहीं से निकलती है यमुना नदी जो प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ये हो गई गंगा, ये हो गई यमुना, ये हो गई सिंधु। ठीक, अब देखिए ये जो सबसे फेमस नदी भारत की गंगा, उसके बाद सिंधु, इन दोनों के बीच में यहां पर ऐसे एक नदी बहती थी जो यमुना की सहायक नदी है। इसे कहते हैं सरस्वती नदी। तो सरस्वती घाटी योजना क्यों कहा गया, सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई तो बहुत सारे स्थल ऐसे मिले यहां पर, लेकिन बाद में ज्यादा से ज्यादा स्थल इस नदी के किनारे मिलने लगे। यह नदी आज विद्यमान नहीं है, सरस्वती नदी विद्यमान नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक नदी बहती थी। इसे घग्गर के नाम से कहीं कहीं जाना जाता है। ठीक, तो जो ज्यादा से ज्यादा स्थल मिले वो कहां पर मिले? सरस्वती नदी घाटी के किनारे मिले, तो इस वजह से इसका नाम सरस्वती घाटी सभ्यता कर दिया गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैंने मैप में बहुत ज्यादा खिचड़ी कर दी है, मैं इसे रफ कर दूं वरना मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है। सिर्फ समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। अब बात आती है कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं। आप सबको पता होगा पहले के लोग तांबा और टिन को मिलाकर बनाते थे कांसा, और सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता था। इस वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। उस समय लोहे के बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते थे, ये तो अब चला है लोहा। लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग, वो लोग कांसे का यूज करते थे। तो अभी आप कहेंगे कि सर जब तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया गया तो इसे ताम्रकालीन क्यों नहीं बोलते? नहीं,
क्योंकि यूज कांसा का किया जाता था। कांसा एक मिश्र धातु है, तांबा एक धातु है। तांबा और टीन को जब मिलाते हैं तो उससे निर्माण होता है कांसा का। बहुत सारी मूर्तियां कांसे की प्राप्त हुई हैं वहां पर, ठीक। तो इस वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। नगरीय क्रांति सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के जो नगर थे बहुत सही तरीके से, देखिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ की सड़कें हमेशा चौकोर पर काटती थी, जैसे आजकल चौराहे दिखते हैं। घर हमेशा ऐसे सड़कों के किनारे ही बनाए जाते थे, ऐसे करके चारों तरफ से, ठीक है। मतलब कि जो गलियां थी वो पूरी तरह से फ्री रहती थी और यहाँ पर बनाई जाती थी नालियां, सड़कों के चारों तरफ नालियां। सिंधु घाटी सभ्यता का यही एक लक्षण है जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से इसे अलग करता है। तो इसे नगरीय क्रांति सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि उस समय में सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे बहुत ही सुसज्जित और सही तरीके से पकी हुई ईंटों के बनाए गए थे। जल निकासी की भी व्यवस्था उत्तम थी, सड़कें हमेशा समकोण पर काटती थी। तो यह हो गया नामकरण। समकालीन यही बता देता हूं, अब मैं वीडियो बंद करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे हैं। समकालीन सभ्यताएं, तो पहली है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता, और वहां पर नदी कौन सी है? इसे सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं। कौन सी? सुमेरियन सभ्यता, क्योंकि सुमेरियन नदी वहां पर है। दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता या फिर इसे कहते हैं नील नदी घाटी की सभ्यता, ठीक। क्यों? क्योंकि जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास के मार्ग पर चल रही थी, उसी समय कहां पर? अरब में। अगर आप लोग देखें, अरब में पड़ता है क्या? सऊदी अरब, अमन, ओमान, यूएई, इधर के जो क्षेत्र है वहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत तेजी से गति कर रही थी। और उसके नीचे अफ्रीका में नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, उस नदी के किनारे एक सभ्यता बहुत सही तरीके से चल रही थी, जिसे कहते हैं नील नदी घाटी की सभ्यता। लेकिन इन तीनों में क्या अंतर है, क्या इनमें समानताएं हैं, सारा चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि रीजन यह है कि वीडियो ज्यादा बड़ा होने पर मुझे पता है आप लोग बोर होने लगे, क्योंकि हिस्ट्री में कोशिश तो कर रहा हूं कि आप लोगों को सही तरीके से चीजें एक्सप्लेन करूं, और कर भी रहा हूं, पूरा 100% दे रहा हूं। लेकिन अगर आप लोगों को चीजें समझ में भी आ रही होंगी, फिर भी ज्यादा देर तक कंटिन्यू पढ़ने से इंसान बोर होने लगता है, ठीक। तो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, इन सबके अंतर के बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। और अब हमारा क्या बचा? प्रमुख स्थल बचे और इसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बची सिंधु घाटी सभ्यता की। और इसके साथ ही क्या बचा? इसके समापन का कारण, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? पहले तो यही समझ लेंगे कि इसकी जो समकालीन सभ्यताएं हैं इनसे यहाँ अलग कैसे है। काफी सारे विदेशी जो इतिहासकार हैं वो इसे कहते हैं कि यहाँ सुमेरियन सभ्यता से निकली है, कुछ लोग कहते हैं मिस्र की सभ्यता से निकली है। तो उन महानुभावों को कौन बताए कि कभी ऐसा हुआ है कि छोटी सभ्यता से किसी बड़ी सभ्यता का विकास हुआ हो? बिल्कुल गलत है, काट दिया जाता है। जो हमारे देश के स्थानीय इतिहासकार हैं उनका भी मत है, विदेशियों का भी मत है, बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। क्या पता मेरा फोन भी गर्म हो चुका होगा, बहुत जल्दी हीट हो जाता है वो, ठीक है। तो चलिए, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, एक बार हम लोग रिवाइज कर लें कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखा, इसकी खोज के बारे में हम लोगों ने बात की और इसके नामकरण के बारे में हम लोगों ने बात की। अगले वीडियो में देखेंगे समकालीन सभ्यताओं के बारे में, हल्का फुल्का चीजें, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। अंतर और समानता में उनका नाम आएगा बस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख स्थल, कहां से किस चीज की खोज हुई, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका व्यापार कैसा था, आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, और उसके बाद इसका पतन कैसे हुआ। तो कोशिश रहेगी कि अगले वीडियो में यह पूरी तरह से कवर कर लिया जाए। तो
यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर लास्ट तक आ गए हैं, वीडियो देखे हैं, तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। चलिए, मुझसे जितना हुआ मैंने कोशिश की, बट इस चीज की गारंटी है कि आप लोगों की समझ में तो चीजें आई होंगी, ना कुछ तो 10% भी अगर आप लोगों ने इससे गेन कर लिया तो वीडियो एक बार और देखिए और नोट्स बनाइए, सही तरीके से अपना प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।